नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था कि सर इसके ऊपर अभी क्या फ़िलहाल की सिचुएशन है, ज़रूर कमेंट्स करके और एक वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनीज की जो टोटल मार्केट कैप है करीबन 4,50,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का करंट प्राइस है 7,200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो 32 के आसपास है। आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिला। इनकम अच्छा खासा है, अच्छा खासा सिर्फ नहीं है, बेस्ट है। और उसके साथ साथ कंपनी के डेप्थ भी ज़्यादा है। तो कोई भी फाइनेंस कंपनी का अगर डेप्थ ज़्यादा हो तो उस कंपनी को पॉजिटिवली माना जाता है, क्योंकि डेप्थ लेना सबसे ज़रूरी है फाइनेंस कंपनी के ऊपर और कोई भी बैंक्स के ऊपर। और उस डेप्थ को लेने के बाद कंपनी कंटिन्यूअसली अगर प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यूअसली अगर सेल्स को ग्रोथ कर रहा है, सेल्स का मतलब रेवेन्यूज को ग्रोथ कर रहा है, तो सोचना वो कंपनी हाई ग्रोथेबल कंपनी है। तो उसी तरीके से बजाज फाइनेंस के ऊपर सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्स का ग्रोथ भी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। और एक्सपेंस भी कंपनी देखिए एक अलग लेवल का एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी मिटा रहा है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है। और सबसे जो इस कंपनी के बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है जिस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ और जब जब मुझे स्विंग बेसिस ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा फाइनली पिछले दिनों में टारगेट हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी के एनपीए जो है वो कितना शानदार तरीके से मेंटेन्स है। देखिए एनपीए किसी भी फाइनेंस कंपनी किसी भी बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है, क्योंकि एनपीए अगर ज़्यादा हो तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब घाटा देखने को मिलेगा। क्योंकि आज इतने सारे बैंक्स डूब गए हैं, जितने सारे इंडस्ट्रीज फाइनेंस इंडस्ट्रीज डूब गए, तो वो एक्चुअली एनपीए के कारण। क्योंकि बिजनेस कितना भी करे, देखिए आपके पास अगर मान के चलिए 100 रुपीज़ है, उस 100 रुपीज़ से आप कस्टमर को लोन देते हैं और उसमें मान के चलिए 10% के इंटरेस्ट आप लेने वाले हैं। तो 100 रुपीज़ का लोन दिया किसी को और उससे आप 110 रुपया चार्जेस करे टोटल इंटरेस्ट के साथ, तो आपको 10 रुपया का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। सोचिए अगर इसी तरीके से आप 5 लोगों को लोन दिया है और वो पाँचों में 3 लोग आपका लोन वापस नहीं किया, तो आपका तो पैसा भी डूब गया, इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए, खुद का पैसा भी डूब गया और आपका जो मेन कैपिटल है वो भी कम हो गया। तो यही प्रॉब्लम्स एनपीए के हिसाब से आपको देखना चाहिए। एनपीए जितना कम होगा, जितने कम लोग मार्केट से पैसा उठा नहीं पाएँगे, मतलब कंपनी जितने कम लोगों के पास से मार्केट से पैसा उठा नहीं पाएँगे, उतना ही खराबी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में दिखाने से पहले एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी का जो बेसिकली जो बिजनेस का ग्रोथ है वो कहाँ से हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में। और कंपनी का देखिए बिजनेस जो है वो टोटली इंटरेस्ट इनकम के ऊपर ही चल रहा है 80% और बाकी फीस एंड कमीशन के ऊपर 9% और बाकी आदर्स के ऊपर 2.46% के आसपास। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट इनकम और अदर्स इनकम और फीस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बहुत लंबा एक एंट्री देने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना और फिर से एक बार शोल्डर के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। मगर इसी के बीच में एक स्विंग बेसिस मैंने काम किया, एक शॉर्ट टर्म बेसिस मैंने काम किया, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो काम आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा। वो इस कैंडल के यहाँ पे बिग रेड कैंडल के नीचे मैंने क्या क्या एंट्री लिया था और मैंने क्यों एंट्री लिया वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए, उसके साथ साथ आरएसआई भी 30 के नीचे गया। तो 30 के नीचे कब गया आप खुद ही देख सकते हैं कि 30 के नीचे एक्चुअली देखा है तो इस कैंडल के नीचे गया। तो 30 के नीचे यहाँ पे गया और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया और टारगेट कब लिया, जब 70 के ऊपर आरएसआई टच किए। तो 70 के ऊपर आरएसआई कब टच किया, अगर आप देखेंगे तो 70 के ऊपर टच पिछले दिनों में किया था। तो टोटली जो यहाँ पे मुझे टारगेट मिला एंट्री लेवल से क्लोजिंग से, मैं क्लोजिंग तक मैं टारगेट देखूँ तो सिर्फ 52 डेज में कितना प्रॉफिट मिला, 52 डेज में 9.5% का टारगेट मिला।
एक शानदार तरीके से स्विंग बेसिस में शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर इस तरीके से टारगेट को आप फॉलो अप कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। आप लार्ज कैटेगरीज़ कंपनी के ऊपर, जहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर इस स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर अप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए, डायरेक्टली आप एंट्री मत ले लेना, आप बैक टेस्टिंग करके देखना, क्या सही में स्ट्रैटेजीज़ काम कर रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को और भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ को जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सारे चीज़ को मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा यही मकसद है। जो मैंने ज़्यादा मतलब सारी चीज़ों को मैंने कोर्सेज़ करके सीखा हूँ और इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों के ऊपर मैं जो काम करता हूँ, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा पाऊँ। क्योंकि मेरे तरफ से कभी भी कोई कोर्सेज़ भी नहीं है, कोई भी चार्जेस भी नहीं है, कोई भी टिप्स भी नहीं है। काम करना है तो सारी चीज़ों को सीख कर आपको थोड़ा मेहनत कर कर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद जब स्टॉक को सर्च करके काम करेंगे, वहाँ से जब प्रॉफ़िट होगा, तो आपके मन में एक सुकून आएगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद ही करिए। खुद ही सारी चीज़ों को एक बार पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि लोग सोच रहे हैं कि अदानी विल्मर बेकार कंपनी हो चुके हैं, क्योंकि बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर फँसे हुए हैं। कंपनी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं, ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो नीचे आ रहा है, तो कंपनी बेकार हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, ब्रेकआउट किया था तो ऊपर जाएगा, यही सोच रहा था। मैंने भी एंट्री लिया, किस बेसिस में एंट्री लिया वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले देखिए फिर से यहाँ पे एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस के बेसिस में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि इलेक्शन का माहौल में है और इलेक्शन का टाइम में जितने सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है, वो डिमांड और सप्लाई की जो सिचुएशन है, वो उसको चेंजेस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि देखिए, आज खाने-पीने का प्रोडक्ट का चीज़ इलेक्शन के टाइम में अगर कम नहीं किया गया, तो इलेक्शन में उस पार्टी को वोट और उस पार्टी को कुछ पॉजिटिवली थिंकिंग के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हर इलेक्शन में होता है। क्योंकि इलेक्शन के में टाइम में आप देखेंगे तो गैस का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस, खाने-पीने का चीज़ का प्राइस जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को डिमांडेबल है, जैसे सरसों का तेल, उसके साथ-साथ रिफाइन ऑयल, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के देखिए दाम थोड़ा-सा कम दिखेगा। तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी सस्ते में पहले नहीं दे सकते थे? बिल्कुल नहीं, कंपनी अभी कम प्रॉफिट में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। देखा जाए तो इसी के कारण कंपनी का सेल्स डाउन हुआ और सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी के प्रेशराइज में है। आप खुद ही देखना, इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद फिर से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर से कंपनी ऊपर जाना कोशिश करेंगे। तो मैं एंट्री क्यों लिया? देखिए, पहले एक रेंज बना था, यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना था 40% के आसपास। बाइंग रेंज का मतलब है कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल को मैंने मार्किंग किया और टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल को मार्किंग करने के बाद मैं इंतजार किया, जब भी ग्राउंड लेवल को टच करेंगे, लोअर लेवल को टच करेंगे तब एंट्री लूंगा और टॉप लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। फाइनली जो एंट्री बना वो कुछ इस जगह पे एंट्री बना और एंट्री बनने के बाद देखिए अभी वही लेवल में कंपनी काम कर रहा है, वही लेवल में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। जब इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, तो उस टाइम तक मैं ज़रूर होल्ड करूँगा। और जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, मतलब खुद का जो मेरा टारगेट है, जो मेरा एंट्री हुआ था ₹321 के आसपास और मेरा टारगेट रहेगा करीबन ₹460 के आसपास। और देखिए, मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, आपको सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आपके रिस्क के हिसाब से काम करिएगा, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अलग-अलग ओपिनियन होता है, मेरे भी अलग ओपिनियन है। आप इस ओपिनियन को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, चीज़ों को सीख कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो बेसिकली ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और बेसिकली इसका जो काम है वो ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर है। क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है और इस कंपनी का जो बिजनेस है, अगर इस बिज़नेस को ध्यान से देखेंगे, तो उससे पहले इस कंपनी का मैं कस्टमर बेस आपको दिखाऊँगा। देखिए, कंपनी का जो मतलब पेयर कंपनी है, जिससे साथ कंपनी काम कर रहा है, मतलब जिस कॉम्पिटिटर के साथ कंपनी काम कर रहा है, उनमें से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल, विप्रो, जायंट कंपनी के साथ टक्कर है और बीपीएम जो सर्विसेज है, उसमें से कौन-सा कंपनी के साथ टक्कर है? अब बीपीएम सर्विसेज का भी देखिए बहुत सारे हैं, जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, साथ ही साथ डेटामेट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज कंपनी भी है और आईटी जो सॉल्यूशंस कंपनी है, उनमें से देखिए टीसीएस भी है, इन्फोसिस भी है, विसेल टेक, विप्रो, ये सारे कंपनीज के साथ टक्कर ले रहा है। तो बिजनेस और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस जो है वो टोटल एक अलग कैटेगरीज के हिसाब से है। अगर इस कंपनी को ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर 93% एंड प्रोडक्ट के ऊपर 7% और कंपनी के जो
फ्यूचर डेवलपमेंट जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर 62% का कंपनी का बिजनेस चल रहा है। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर जो बेस है कंपनी का क्लाउड बेसिस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो 19% कंपनी का बिजनेस चल रहा है और एग्रीकल्चर एंड मिडलवेयर जो कंसल्टिंग है उसके ऊपर 18% का बिजनेस चल रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी अच्छा खासा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। किसी भी टू व्हीलर्स कंपनी को पकड़ लीजिए, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो टीवीएस हो, उसी तरीके से पैसेंजर व्हीकल्स को भी पकड़ लीजिए, मारुति से लेकर आइचर मोटर्स से लेकर टाटा मोटर्स से लेकर, तो इस सारे कंपनीज का जो ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उसी के कारण आईटी सेक्टर के जो एक बड़ी कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, इसका भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है क्योंकि कंपनी के सेल्स के मामले में कंपनी अलग लेवल का सेल्स का मेजरमेंट किया और उसके साथ साथ एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए हर साल बढ़ते चले गए। आपको हर लेवल में कंपनी का ग्रोथ दिखेगा। उसी कारण की वजह से कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मैंने एक टेल लिया था। यहाँ पे एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। फिर से देखिए कप तो बना था मगर यहाँ पे हैंडल बनने से पहले एक बिग फॉल हो गया। तो मैं इस पैटर्न्स को फॉलो अप नहीं करूंगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये जो लेवल साइड में आया नीचे, यहाँ पे देखिए एक आरएसआई का एक इंडिकेटर यहाँ पे बाइंग का स्ट्रेटजीज दिया। तो मैं इस इंडिकेटर को फॉलो अप करके काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ रूल्स को देखता हूँ। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बना, यहाँ पे इस लोअर साइड को 1355 के जो लेवल है, 1355 को टच किया, उसके बाद बाउंस बैक किए, तो उसी लेवल को टच करने के बाद फिर से बाउंस बैक करा है। मतलब यहाँ से कंपनी ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।